हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आपको पहले से भी इल्म होगा, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो मे बी आपके कन्फ्यूजन्स भी होंगे, कोई मिसकॉन्सेप्शंस भी होंगे। सो आज के इस वीडियो में डिटेल से हर पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे और वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट इन डेप्थ में इसके ऊपर बात करेंगे और आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाले आज की इस वीडियो से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के शुरू करने से पहले आपको समझना होगा कि इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहा जाता है, ये आखिर ये कैटेगरी क्यों की गई है। तो सबसे पहले ये बात आपको पता है कि व्हेन यू स्पीक, यानी ये स्पीच के रिलेटेड है, ठीक है। जब आप बोलचाल आप दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं बोलचाल के थ्रू, सो इनमें जो है ऑब्वियसली आप वर्ड्स यूज़ करते हो और उन वर्ड्स का कोई ना कोई फंक्शन होता है। सो बेस्ड ऑन दिस फंक्शंस के बेसिस पे इन वर्ड्स की कैटेगरीज की गई है जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी उनका कोई ना कोई रोल होता है इन वर्ड्स का। मेजर वर्ड्स, ये आपके स्पीच में जो है मेजर वर्ड्स होते हैं जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं और उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। उसी के बेसिस पे ये 8 डिविजन्स या कैटेगरीज की गई है जिनको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। समटाइम्स कुछ ग्रामरियंस जो ग्रामर पे काम करते हैं वो आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करते हैं। अगर वो भी इंक्लूड किया जाए तो वो 9 बनते हैं। सो बेसिकली मोस्ट ग्रामर बुक्स में ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मेंशन किए गए हैं। सो बेसिकली वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए, जो कि आपके स्पीच को मीनिंगफुल बना लेते हैं। सो ये बेसिक उनकी जो है कैटेगरी की गई है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। सो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, जो कि ये है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन की बात करते हैं तो नाउन के बारे में जो है आपको ये पढ़ाया जाता रहा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस तरह का कॉमन डेफिनेशन आपको दी गई है। सो हमें थोड़ा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है अपने डेफिनेशन को नाउन की। सो वो ये कि अगर ब्रॉडर डेफिनेशन दी जाए नाउन की, तो नाउन इज़ एनी नेमिंग वर्ड, जो भी चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम दिया जा सकता है, किसी नाम से पुकारा जा सकता है, वो आपका नाउन है। सो ये पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है, ये कोई क्वालिटी भी हो सकती है, ये कोई एक्शन भी हो सकती है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है या कोई फिनोमिना हो सकता है। जहाँ पे देखे पर्सन, प्लेस और थिंग का तो आपको पता है बेसिक आइडिया। ये कोई क्वालिटी हो सकती है, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये भी एक नाउन है। ये कोई एक्शन हो सकता है, रनिंग, राइटिंग, जंपिंग। सो ये एक्शन वाले जो है वर्ड्स जो कि नाउन के तौर पर एक्ट करते हैं, जिनको ग्रामर के टर्म्स में जेरंड भी कहा जाता है। जेरंड कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, फ्रीडम, लव, जिनको आप सिर्फ फील करते हैं, हैप्पीनेस, सो उनको भी नेम देते हैं जो कि नाउन कहलाते हैं। ये नाउन आपका कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसा कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है? रूल बाय पीपल, उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसका नेम दिया जाता है। देन ग्रेविटी हो सकती है, आपकी थियरी हो सकती है। कोई फिनोमिना हो सकता है, नेचुरल फिनोमिना, जिसमें लाइटिंग, अर्थक्वेक या सनराइज, सनसेट, कुछ भी आप कह सकते हैं। सो ये सारे इनका नाम दिया जा सकता है, तो इनको नाउन कहेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, तो इसमें जो है वेरियस कैटेगरीज की गई है नाउन की, कि कुछ प्रॉपर नाउन होंगे जो कि एक स्पेसिफिक बंदे की बात करेंगे या पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेंगे, जिसको जो कि ख़ास चीज़ की बात हो रही हो उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। और प्रॉपर नाउन को हम जानते हैं हमेशा कैपिटलाइज लेटर से उनको लिखा जाता है। गिलगित एक सिटी का नाम है। जर्नली मैं कोई सिटी कह देता हूँ तो वो कॉमन है, जबकि मैं उस सिटी का नाम लेके स्पेसिफिक बना लेता हूँ गिलगित, तो वो आपका प्रॉपर बन जाता है। अगर मैं बॉय कहता हूँ तो वो कोई कॉमन किसी भी बॉय की बात हो सकती है, बट
मैं उस बॉय का नाम लेता हूँ सलीम, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। सो कॉमन और नाउन यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ आइडिया कि कॉमन नाउन उसे कहेंगे जब हम जनरली किसी को हाईलाइट किए बगैर, किसी को आइडेंटिफाई किए बगैर, किसी को स्पेसिफाई किए बगैर उसकी बात की जाए तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। जबकि हम उसका नेम दे के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वो आपका प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बुक कोई भी बुक हो सकती है, और जबकि मैं इस बुक का नाम ले लूँ फिज़िक्स बुक, केमिस्ट्री बुक, तो फिर वो आपका प्रॉपर बन जाएगा। है ना, आपका कलेक्टिव नाउन आ जाता है। कलेक्टिव नाउन उसे कहेंगे, यानी नाम से ही पता चलता है ना, कलेक्टिव किसी चीज़ का मजमुआ हो, ग्रुप हो। सो इट्स द नेम ऑफ अ ग्रुप या कलेक्शन ऑफ सिमिलर पीपल या थिंग्स की कलेक्शन को कहेंगे जो कि एज अ वन यूनिट के तौर पर एक्ट करते हो। क्राउड को ही देखे, डिफरेंट लोगों के मजमूए को क्राउड कहा जाता है। आर्मी को देखे, सोल्जर्स जब मिल जाते हैं तो आर्मी एक यूनिट बन जाता है। क्लास को आप देखेंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स मिलके एक क्लास बनाते हैं। सेम गोज़ विद द टीम एंड नेशन एज वेल। उसके बाद हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप सिर्फ फील करते हैं। तो ये कोई क्वालिटी हो सकता है, एक्शन या कोई स्टेट हो सकता है। सो इट कैन नॉट बी मेजर, इसको मेजर किया नहीं जा सकता, बल्कि इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। गुडनेस यानी कितना वो अच्छा है, इसको मेजर तो नहीं किया जा सकता। हेट को भी आप मेजर नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को भी मेजर नहीं कर सकते। आल्दो इनके डिग्रीज या इंटेंसिटीज़ आप बयान करने के लिए दूसरे वर्ड्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम वेरी हैप्पी, तो मैंने जो है एडवर्ब यूज़ किया, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। फिर नाउन की एक और कैटेगरी जो की गई है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो हो गए जिनको आप मेजर करते हो, जिनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है इंडिविजुअली, अलग अलग करके 1 2 3 इस तरह आप इनको काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को आप काउंट कर सकते हैं, 1 टीचर, 2 टीचर्स, 3 टीचर्स। चाइल्ड एक हो गया तो चाइल्ड, ज़्यादा चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन। इसी तरह प्लेस को भी आप कर सकते हैं, 1 सिटी, 2 सिटी, 1 कंट्री, 2 कंट्रीज़, इस तरह। देन आप थिंग को भी मेजर कर सकते हैं। और उसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन्स वो हो गए जिनको आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सीन एज अ होल या एज अ मास के तौर पर एक्ट करते हैं। इंडिविजुअली इनको काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर को ही आप देखें, वाटर जो कि अनकाउंटेबल है, और जो है ये मेजरमेंट यूनिट्स इसके हो सकते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडिविजुअली वाटर को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। सेम गोस विद द एयर। और उसके अलावा आपके एब्स्ट्रैक्ट जो आइडियाज़ है, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, उनको भी काउंट नहीं कर सकते। एक लव, 2 लव, इस तरह तो नहीं होता। देन शुगर, सेम गोज विद द शुगर, फ्लोर एक्सेट्रा। हाँ, कुछ लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन एक और मैं क्लियर कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कहते हैं कि आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर या आई नीड 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। उस केस में वो बॉटल ऑफ वाटर काउंट है, बॉटल्स काउंट है, वो वाटर काउंटेबल नहीं है। ये चीज़ भी क्लियर कीजिएगा। ऑल राइट, फर्दर कैटेगरीज या टाइप्स की बात करते हैं नाउन की, जो कि आपका कंपाउंड नाउन आ जाता है। नाम से ही पता चलता होता है कि कंपाउंड जो है केमिस्ट्री में भी ये है, या जनरली दूसरे उसमें टर्म्स में भी ये वर्ड आपने सुना होगा। जब चीज़ें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं। सेम गोज़ विद द नाउन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स मिल के एक वर्ड, एक नाउन बना दे तो वो आपका कंपाउंड नाउन कहलाएगा। एज अ सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट करेंगे, मिला के एक किसी चीज़ का नाम होगा। आल्दो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलग अलग नाउन होंगे, लेकिन कलेक्टिवली वो एक चीज़ को ही रिफ़र करेगा। सो ये कलेक्टिव नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स जो है लिखने के 3 तरीक़े हो सकते हैं। 3 डिफरेंट तरीक़ों से इनको लिखा जा सकता है। पहली जो कैटेगरी है इसको क्लोज फॉर्म यानी क्लोज कंपाउंड कह सकते हैं आप इसको, जिसमें कंपाउंड वर्ड्स को
दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड वर्ड्स या नाउन्स को आप मिला के लिख लेते हो, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं रखते हो, जिसे क्लोज कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल टूथब्रश को ही देखें तो इसमें तो हमारे पास दो नाउन्स है, एक है टूथ, दूसरा है जी ब्रश। जब वो मिलाते हैं तो एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं टूथब्रश, जिसे हम विदाउट स्पेस लिख लेते हैं। सेम गोस विद द बेडरूम, फुटबॉल, दूसरे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास हो सकते हैं। एक और तरीका जो है जिसके थ्रू इनको लिखा जा सकता है वो आपका हाइफिनेटेड फॉर्म है, जिसमें जो है इस साइन को हाइफन बोलते हैं ना। इस साइन के थ्रू जब आप कनेक्ट करें टू और नाउन्स को, तो उससे आप जो है कंपाउंड नाउन कंपाउंड वर्ड हाइफिनेटेड कहेंगे। ठीक है, जब आप बीच में हाइफन लगा के जोड़ेंगे तो फॉर एग्जांपल मदर इन लॉ हो सकता है, बीच में हमने हाइफन लगा हुआ है। सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इस तरह के उनके वर्ड्स में भी लगता है ये आपका हाइफन। फिर ओपन कंपाउंड्स आ गए या ओपन फॉर्म, जिसमें आप अलग अलग करके लिखते हो। वो दो वर्ड्स जो है ऑल्दो एज अ यूनिट एक चीज़ को रेफर कर रहा होता है, लेकिन बीच में स्पेस रख के अलग अलग वर्ड्स के फॉर्म में लिखा जाता है। बस स्टॉप को ही आप देखें, इसमें टू नाउन्स है, एक है बस, दूसरा है जी स्टॉप, लेकिन एज अ सिंगल वर्ड एक्ट कर रहा है। एज अ होल बात की जाए तो एक नाउन की तरफ जो है इशारा करता है, एक किसी चीज़ की बात करता है। बस स्टॉप वो जगह जहाँ पे बस रुकती है। अच्छा जी, दिस इज ऑल अबाउट नाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन। क्योंकि ये नाउन की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो प्रोनाउन को समझना आपके लिए बहुत आसान है। सो प्रोनाउन का डिफिनेशन आपने ये पढ़ा होगा कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। लेकिन वो डिफिनेशंस ना हम रट्टे के हद तक लगाते थे, लेकिन वो समझ में नहीं आते थे, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। सो इंस्टेड ऑफ अ नाउन ये मतलब है कि उस नाउन को बार बार उसी नाम को रिपीट करना ना हो, इसीलिए उसको रिप्लेस करने के लिए हम कोई और वर्ड यूज़ करेंगे जो उसी चीज़ को ही रेफ़र करता हो, उसी नाउन के को ही रेफ़र करता हो, उसको प्रोनाउन कहेंगे। सो इट्स अ वर्ड दैट रिफर्स टू द नाउन इन अ सेंटेंस। और जो पहला वाला नाउन हमने यूज़ किया हुआ है वो एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा उस सेंटेंस का, और जिसे आप एंटीसीडेंट कहते हैं। जो बाद में प्रोनाउन जो उसको बैकवर्ड उसकी तरफ नाउन की तरफ रेफर करता हो, सो पहले में जो आएगा वो आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा। मेरे पास एक सेंटेंस है, द बॉय सेड दैट ही वाज टायर्ड। सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो बॉय को हमने रिप्लेस किया ही के साथ, जिसे प्रोनाउन कहेंगे, और ये ही अगेन रिफ़र करता है इस बॉय को। ये बॉय नाउन है और इस सेंटेंस में यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, या जिसे आप एंटीसीडेंट कहेंगे बिकॉज ही इस बॉय को रिफ़र करता है। और ये प्रोनाउन जिस चीज़ को रिफ़र करेगा, रिफ़र बैक करेगा, वो आपका एंटीसीडेंट कहलाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के टाइप्स में, कि प्रोनाउन आपका जो है नाउन को रिफ़र करता है ना, तो वो नाउन आपका पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस कहलाएंगे जो स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की तरफ इशारा करते हो, उनको रिफ़र करते हो सेंटेंस के अंदर। सो इसकी भी फर्दर सब डिवीज़न हम करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन को भी रिफ़र कर सकता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन को भी रिफ़र कर सकता है। और एक और चीज़ ये है कि ये आपका प्रोनाउन समटाइम्स एज अ सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह में भी यूज़ हो सकता है, समटाइम्स आपका ओनरशिप भी शो कर सकता है। बेस्ड ऑन दैट फर्दर सब डिविजन्स या इनके जो है केसेस आप कह सकते हैं। सब्जेक्टिव केस आपने सुना होगा, ऑब्जेक्टिव केस। सो सब्जेक्टिव केस जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस की, कि जब कोई प्रोनाउन एक्ट करे एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जगह में आए, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्ट करे वो प्रोनाउन, तो वो आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे एक्सेट्रा।
और यही प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करे, ऑब्जेक्ट की जगह में आ जाए तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आई जब एज अ ऑब्जेक्ट की जगह में यूज़ हो तो आई मी बन जाएगा, यू ही रहेगा, ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगी, इट बन जाएगा, वी अस बन जाएगा और दे देम बन जाएगा। एंड देन फिर आपके पास पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाता है जो कि पोजीशन को शो करता है, मलकियत यानी ओनरशिप को शो करता है कि ये चीज़ उससे बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, सो ये माइन शो करेगा पोजीशन, माई माइन, योर योर्स, हिज हर या हर्स, इस तरह के डिफरेंट पॉजेसिव फॉर्म आप सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी है द बुक इज़ माइन या द शूज़ आर देयर शूज़ यानी उनके शूज़, सो इस केस में उनकी पोजीशन शो करता है, दैट्स वाई उसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। फिर एक और हमारे पास आ जाता है जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस केस में बन जाएगा जब हम प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्फ यानी सिंगल हो तो सेल्फ, प्लूरल हो तो सेल्फ्स लगा देते हैं, तो आपका रिफ्लेक्सिव बन जाता है। ये आपका प्रीवियस नॉलेज था और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में ये चीज़ नोटिस करने की है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये प्रोनाउन ये शो करता है कि सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस जो है इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो है और रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है उस सेंटेंस के अंदर वो सेम चीज़ें होंगे, कोई दूसरे अलग नहीं होंगे, यानी उसमें सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन भी वही होगा और रिसीवर ऑफ द एक्शन जिस पे काम हो रहा है, रिसीवर ऑफ एक्शन यानी ऑब्जेक्ट की जगह में आता है, वो आपका सेम प्रोनाउन होगा, यानी सेम नाउन को रिफ़र करते होंगे, तभी आप उसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। एंड देन फॉर एग्जांपल शी कैन हैंडल द सिचुएशन हरसेल्फ, यहाँ पे आप देखेंगे कि हरसेल्फ ऑब्जेक्ट की जगह में आया हुआ है, रिसीवर ऑफ एक्शन है और ये रिसीवर ऑफ एक्शन अगेन इस सब्जेक्ट यानी शी को रिफ़र करता है, सो शी और हरसेल्फ सेम पर्सन है, कोई अलग नहीं है, तो दैट्स वाई हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे डूअर ऑफ एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन सेम पर्सन है। सो इस तरह के डिफरेंट रिफ्लेक्सिव फॉर्म आपको मिलेंगे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, themselves, जब प्लूरल हो ज़्यादा हो तो SELV या सेल्फ्स हम लगा देते हैं। प्रोनाउन की फर्दर डिविजन्स या टाइप्स को हम देखते हैं जिसमें एक है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि पॉइंट करने के लिए यूज़ होता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नाउन की तरफ हम डायरेक्शन या जिसकी तरफ पॉइंट करते हो या हम आइडेंटिफाई करते हो नाउन और आंसर ये आंसर करता है क्वेश्चन विच वन, यानी किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये वाला, वो वाला, दिस वन, दैट वन, दोज, दीज, उस हिसाब से आप वो लगा देते हो। सो इस कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ दिस पेन, यानी मेरे पास जो है नज़दीक के लिए दिस, अगर दूर है तो दोज, ठीक है, दीज, दोज, डॉट, दैट, दीज, दोज, ये सारे जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और फिर एक और कैटेगरी आ जाता है जिसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है और इंडेफिनिट से ही आपने गेस लगाया होगा कि ये कोई स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रहा है, जनरली किसी चीज़ को रिफ़र करता हो, स्पेसिफाई ना करता हो, उसे आप इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। डिफिनीशन क्या कह रहा है? डिफिनीशन ये कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू अ नाउन और थिंग दैट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, यानी हमें पता नहीं है, नॉट नाउन, नॉट स्पेसिफाइड हो, उस केस में इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल बंदे ने चोरी किया हुआ, कहीं पे चोरी हो गई है, सो उस बंदे का मुझे पता नहीं है या मैं उस बंदे को मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ, तो उस केस में मैं इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा कि somebody stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुराया, सो किसी ने, somebody या anybody, सो ये जो है सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जब हम जनरली बात कर रहे हो, किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हो, तो उस केस में हम इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ऑल, ईच, एवरी, ये सारे चीज़ें
समवन, एनीवन, मैनी, सेवरल, एक्सेट्रा, ये सारे जो है आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आ जाते हैं। अगला जो है पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास वर्ब है। सो वर्ब के बारे में आपने जो कॉमन डेफिनेशन पढ़ी होगी वो ये कि वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, जो कि एक्शन को शो करता हो, कोई काम करना शो हो तो वो वर्ब कहलाएगा। नो, यहाँ पे ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, जबकि हम इसका दूसरा पार्ट इंक्लूड नहीं करते। और दूसरा डेफिनेशन का पार्ट ये है कि इट शोज स्टेट ऑफ बीइंग, यानी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब एक्शन वर्ब हो या कोई काम करना शो करता हो। ये कोई स्टेट के बारे में भी बता सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग की, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें किस तरीके से है वो भी बता सकता है। सो वर्ब की भी डिफरेंट कैटेगरीज की गई है। सो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, वर्ब्स दैट शो एक्शंस, उनको हम एक्शन वर्ब कहेंगे, जो किसी काम का करना शो करता हो। फिजिकल एक्शन, कुछ करना, जंप कर रहा है, सिंग कर रहा है, या कोई मेंटल एक्शन हो सकता है कि वो सोच रहा है, मेमोराइज कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, इस तरह के। सो ये कुछ एग्जांपल्स है एक्शन वर्ब्स के, रन, स्विम, ये सारे। एंड देन दूसरे डिफिनेशन की तरफ आते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता हो, यानी हाउ थिंग्स आर, लाजमी नहीं है कि वो आपके एक्शन, फिजिकल एक्शन को शो करते हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। समटाइम्स कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि एक्शन को शो ना करते हो, वो मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब्स को असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, मीनिंग को मज़ीद क्लियर बनाने के लिए मज़ीद मोर इंफॉर्मेशन देंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे। सो इस तरह के वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब, या जिसको आप ऑक्सिलरीज कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। सो ये वो वर्ब्स हो गए जो कि मेन एक्शन वर्ब की असिस्ट करते हैं, मीनिंग को मज़ीद क्लियर करने के लिए उसके जो है सपोर्ट करते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो है टेंस के बारे में आपको बता सकता है। फॉर एग्जांपल किस तरह प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस की बात की जाए तो वास वर का यूज़ करेंगे, और दूसरे एस्पेक्ट्स में परफेक्ट की बात की जाए तो हैज़ ए फेड लगा देंगे, कॉन्टिन्यूस में जो है बीइंग लगा देंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन लगा देंगे। इस तरह के डिफरेंट फॉर्म्स है ना, डू, डज, डीड, इस तरह के। सो हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर करने की वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर बहुत ये ऑक्सिलरीज वर्ब भी आते हैं और मॉडल वर्ब्स भी आ जाते हैं। सो मॉडल वर्ब्स को इसी ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं अभी। सो मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स हो गए, यानी सब कैटेगरी है, सब ग्रुप है हेल्पिंग वर्ब की, जो कि बेस्ड ऑन देयर फंक्शन उनकी डिवीज़न की गई है कि ऐसे वर्ब्स जो कि कोई एबिलिटी शो करते हो, या कोई नेसेसिटी शो करते हो, या कोई पॉसिबिलिटी शो करते हो, या कोई परमिशन शो करते हो, वो आपके मॉडल वर्ब्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ मॉडल वर्ब्स यहाँ पे है, कैन, कैन किस काम आता है, परमिशन लेने के लिए भी यूज़ होता है, या कैन आपका एबिलिटी भी शो करता है, आई कैन डू इट, कैन आई गो आउटसाइड, एक्सेट्रा। मे भी परमिशन के लिए भी यूज़ होता है, मे जो है मे और माइट चांसेस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। मैं कहता हूँ कि इट माइट रेन टुमारो, कल रेन हो सकती है, चांसेस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए। मस्ट जो कि लाजिम, कोई चीज़ आप लाजिम कर लो तो वो मस्ट आप यूज़ करेंगे। और जो है विल का दूसरा फॉर्म है ये वुड वाला, कि आप ये कर लो। शुड ऑब्लिगेशन को शो करता है कि आपको ये करना चाहिए, इस तरह के। सो इनको आप इजली सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास जो है रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स आ जाते हैं। रेगुलर वर्ब्स वो हो गए जो कि एक का पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए उनका जो है पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आप इजीली बना सकते हो एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए। और वो पैटर्न ये है कि बाय एडिंग डी या ईडी लगा के अगर जिन वर्ब्स का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनता हो वो आपका रेगुलर वर्ब कहलाएगा। जैसा कि वॉक ईडी लगा दिया तो इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी के साथ बन गया तो उसे आप रेगुलर वर्ब कहेंगे। जबकि इर्रेगुलर वर्ब वो हुआ जो कि इस ईडी या डी
एंडिंग वाले पैटर्न को फॉलो ना करता हो, जिसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म टोटली डिफरेंट हो, या दो फॉर्म सेम हो, एक डिफरेंट हो, या तीनों डिफरेंट हो, तो उसे आप इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। गो वेंट गॉन, सी सा सीन, राइट रोट रिटन, ईट एट ईटन, कट कट कट, केज कॉट कॉट। देखेंगे कि डिफरेंट पैटर्न से इनके पास्ट पार्टिसिपल्स यानी और सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनते हैं, तो इसे इर्रेगुलर कहेंगे। और चीज़ जो कैटेगरी ऑफ वर्ब्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं वो ये कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हो गए जो कि जिनका ऑब्जेक्ट होता है, जो एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी एक्शन सब्जेक्ट से फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती या ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। अभी बात करते हैं एडवर्ब्स की। सो वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, राइट। सो एडवर्ब भी उसके समाव रिलेटेड है। तो एडवर्ब्स ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं किन चीज़ों के बारे में, वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हो तो उन्हें एडवर्ब कहेंगे। यहाँ पे ये तीनों मॉडिफिकेशन की एग्जांपल देते हैं कि किस तरह एक एडवर्ब जो है एक वर्ब को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द टीचर हैड टू स्पीक लाउडली। इसको आप देखेंगे यहाँ पे लाउडली का वर्ड जो है इस स्पीक के बारे में मॉडिफाई कर रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टीचर ने किस तरह बात की। स्पीक लाउडली, उसने लाउडली बात ली, तो ये लाउडली एडवर्ब है। मज़ीद इस स्पीक के बारे में बता देता है कि किस तरह उसने बात की। दूसरा ये कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है आपका जो है एडजेक्टिव को। सो यहाँ पे आप देखेंगे द चिल्ड्रंस वर रियली बैड। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बेड जो है क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो कितना बेड या किस तरह का बेड, रियली बेड, सच में बहुत बेड। सो मज़ीद इस बेड वर्ड के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड रियली, दैट्स वाई ये जो है आपका एडवर्ब कहलाएगा। या एक कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल, यानी कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। सो उस हिसाब से भी ये इस ब्यूटीफुल को मॉडिफाई करता है, तो ये आपका एडवर्ब कहलाएगा। वेट, यहाँ पे एक चीज़, यस इट्स डन, ठीक है। देन एडवर्ब की तीसरी जो शक्ल हमने कही थी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पे है जी जॉन अप्रोच द वोंडेड डॉग वेरी स्लोली। किस तरह पहुंचा, वेरी स्लोली। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक वेरी भी एडवर्ब है, स्लोली भी एक एडवर्ब है। सो यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा कि वन एडवर्ब मॉडिफाइंग अदर एडवर्ब्स की एग्जांपल। फिर टाइप्स ऑफ एडवर्ब की ये मॉडिफिकेशन, ये डिस्क्रिप्शन जो है एडवर्ब इन टर्म्स ऑफ टाइम के लिहाज से आपको बता सकता है कि हाउ समथिंग हैपन, किस तरह हुआ, व्हेन, वेयर, हाउ, ये इन चीज़ों का आंसर दे सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट एडवर्ब्स के टाइप्स आप कह सकते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होंगे जो कि आपको टाइम के बारे में बताते होंगे, जिसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, कि ये आंसर कहता है कि व्हेन समथिंग हैपन, कब हुआ, व्हेन का जब कोई भी एडवर्ब आंसर दे वो आप एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए ये जो वर्ड्स है एडवर्ब ऑफ टाइम ये यूज़ होते हैं आफ्टर को यूज़ करते हुए मैं सेंटेंस बनाता हूँ, जॉन विल अटेंड द सॉकर गेम व्हेन, आप पूछते हैं व्हेन आफ्टर ही फिनिशेस होमवर्क, यानी वो होमवर्क फिनिश करने के बाद। सो टाइम के बारे में बता दे तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे। सो ये टाइम बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है, अर्ली भी हो सकता है, लेटर हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, नेवर हो सकता है, नाउ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है आपको बताएगा कि हाउ समथिंग हैपन, कि ये आंसर करेगा हाउ, कोई चीज़ हुआ तो किस तरह हुआ, ये आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताएगा। कोई चीज़ बैडली हुआ, अच्छा नाइसली हुआ, या ब्यूटीफुली हुआ, ब्रेवली हुआ,
क्विकली हुआ, स्लोली हुआ, ये हाउ का आंसर बताएगा आपको एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, सारा स्लोली वॉक्ड। सो उसने किस तरीके से, हाउ शी वॉक्ड, सो मैं कहूँगा स्लोली, शी वॉक्ड स्लोली, कि उसने स्लोली वॉक्ड किया, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बता देगा। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह के बारे में बताएगा, पोजीशन या लोकेशन के बारे में बताएगा कि कहाँ, वेयर समथिंग हैपन, या कोई चीज़ कहाँ पे है, अबव, बिलो, डाउन, अपसाइड, आउटसाइड, इस तरह के एडवर्ब्स आपको बता देंगे। सुजन प्लेस द बॉक्सेस अबव द फाइल कैबिनेट, कहाँ पे उसने रखे ये बॉक्सेस, प्लेस द बॉक्सेस अबव द कैबिनेट फाइल, यानी वेयर अबव। सो ये अबव आपको उस चीज़ की पोजीशन लोकेशन बताएगा, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री की हाउ मच, कितना हुआ, वो डिग्री या इंटेंसिटी के बारे में आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल जॉन वर्कड वेरी हार्ड, यानी हाउ मच ही वर्क, तो मैं कहूँगा वेरी हार्ड, बहुत हार्ड किया उसने वर्क। सो इसके लिए जो है हाउ मच के लिए कम्प्लीटली, इनफ, इंटायरली, हार्डली, जस्ट, लिटिल, मच, नियरली, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जो है अगला कैटेगरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि आंसर करता है हाउ ऑफन, यानी हाउ ऑफन कोई चीज़ हो रहा है, क्या कोई चीज़ बार बार हो रहा है फ्रिक्वेंटली, या कोई चीज़ हमेशा से होता आ रहा है ऑलवेज, या कोई चीज़ कभी नहीं होता नेवर। सो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा। बॉब ऑलवेज फॉरगॉट, वो हमेशा भूल लेता है, या सो ऑलवेज आंसर करता है हाउ ऑफन का, दैट्स वाई ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अगला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडजेक्टिव आ जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इजी टू अंडरस्टैंड भी है एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव के बारे में आपने कॉमन डेफिनेशन ये पढ़ा होगा कि एन एडजेक्टिव इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्कूल में ये पढ़ाया जाता था। बट वी हैव टू ब्रॉडन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव कोई भी वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे, उसको डिस्क्राइब करे, तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ये नाउन या प्रोनाउन के साइज़ के बारे में बता सकता है, शेप के बारे में बता सकता है, कलर के बारे में बता सकता है, एज के बारे में बता सकता है, या किस चीज़ से बना है वो भी बता सकता है, उसके इमोशंस के बारे में बता सकता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बता सकता है। फॉर एग्जांपल मैं साइज़ की बात करूं तो बिग हाउस, ये हाउस बिग है, सो ये बिग इस हाउस के बारे में बता रहा है, सो ये एडजेक्टिव है। शेप के बारे में बता रहा है, राउंड बॉल, सो ये भी एक एडजेक्टिव है। या उसके कलर के बारे में बता सकता है, रेड एप्पल, एप्पल किस कलर का था, रेड, सो ये रेड इस एप्पल को मॉडिफाई कर रहा है, दैट्स वाई इसको मैं एडजेक्टिव कहूँगा। एज के बारे में बता सकता है कि ओल्ड मैन है, या नेशनलिटी के बारे में बता सकता है, पाकिस्तानी पीपल कहे या अमेरिकन फ्लैग कहे, कुछ भी जो कि नाउन के साथ यूज़ होता हो। इमोशन के बारे में बता सकता है कि कोई हैप्पी है, सैड है। क्वालिटी के बारे में बता सकता है, कोई अच्छा है, बुरा है, कुछ भी। क्वांटिटी के बारे में बता सकता है, कितने मिक़दार में है, 2 पेन्स, 3 बुक्स, मैनी बुक्स, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में। अच्छा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ऊपर जो हमने देखे थे एडजेक्टिव्स, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन नोटिस किया होगा कि आपने ये एडजेक्टिव इस नाउन या प्रोनाउन जो है उससे पहले आया हुआ है। सो आप समझ रहे होंगे कि क्या एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ये इस नाउन के बाद में भी आप लगा सकते हैं। सो इस तरह के एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले आते हैं हमेशा वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। गुड, प्लेयर, लकी, यू, नाउन या प्रोनाउन से पहले आप एडजेक्टिव लगा देते हो तो वो आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर बाद में लगाते हैं तो वो प्रेडिकेटिव बन जाएगा, यानी अहमद इज़ हैप्पी, ये हैप्पी एडजेक्टिव है, नाउन के बाद में हमने लगा दिया है। फिर ये क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव है, यानी क्वालिटी के बारे में बता सकता है कि कोई चीज़ अच्छा है, बुरा है। सो पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटीज़ दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ बैड बॉय। या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको नंबर बताएगा कि कितने मिक़दार में कोई है, कम मिक़दार में है, सम, लिटल, या मैनी, मच, सफिशेंट, या एग्जैक्ट नंबर या फिगर भी आप दे सकते हैं, 2 पेन, 3 पेन्स, वो भी क्वांटिटी के फॉर्म में। अच्छा, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की बात की जाए तो उस केस में व्हेन वी कंपेयर नाउन, अगर हम नाउन्स को
नाउन्स का कंपैरिजन करा देते हो तो उस केस में डिग्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो पॉजिटिव डिग्री वो कहलाएगा जब हम किसी नाउन के बारे में बता रहे हो विदाउट कंपेयरिंग इट विद एनी अदर, नाउन के साथ कंपेयर किए बगैर विदाउट कंपैरिजन बात की जाए तो आपका पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप पॉजिटिव क्वालिटी की ही बात करें, नो, आप नेगेटिव क्वालिटी की भी बात कर सकते हैं बट कंपैरिजन ना हो। मैं कहता हूँ गिलगित इज़ ब्यूटीफुल, अली इज़ अ वाइज पर्सन, बट जब मैं इनका कंपैरिजन करते हुए बात करूँगा दूसरे नाउन के साथ तो वो आपका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा व्हेन कंपेयर टू नाउन्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ गिलगित इज़ मोर ब्यूटीफुल देन कराची, गिलगित का कंपैरिजन कराची के साथ किया और मैंने मोर ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ किया, या अली को मैंने अहमद के साथ कंपेयर किया और अली को मैंने कहा कि वाइज़र, और एक और वर्ड देन का मैंने यूज़ किया। सो कंपैरिजन में टू नाउन्स को कंपेयर करते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में टू या मोर नाउन्स को आपस में कंपैरिजन करते हैं। मैंने गिलगित को पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ के साथ कंपेयर करते हुए कहा कि गिलगित इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। सो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, द बेस्ट, द वाइसेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की, कुछ इस तरह के रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसके साथ ER और EST लगाने से उनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनता है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म टोटली डिफरेंट होगा, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते होंगे। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, बेड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, और कुछ के साथ मोर और मोस्ट लगता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर अट्रैक्टिव, इस तरह के। अच्छा, फिर अभी हम प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। प्रीपोजिशंस इस तरह के वर्ड्स हो गए जो कि नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताते हो दूसरे वर्ड्स के साथ, यानी एक सेंटेंस के अंदर नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन बनता है दूसरे वर्ड्स के साथ, वो आपको टाइम के लिहाज से भी बता सकता है, टाइम रिलेशन, या लोकेशन के हिसाब से भी रिलेशन बता सकता है, उसके पोजीशन के हिसाब से रिलेशन बता सकता है, या डायरेक्शन के हिसाब से, ये उसके टाइप्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द बुक इज़ इन द बैग, सो यहाँ पे इनका जो वर्ड है वो हमें बताएगा रिलेशन बिटवीन बुक और बैग के बीच में, ये रिलेशन है कि बुक उस बैग के अंदर है। सो कुछ कॉमनली यूज प्रीपोजिशंस जो कि आपने देखे होंगे वो इस तरह के हैं, अबाउट, अगेंस्ट, बिलो, फॉर, ऑफ, ओवर, विथ, एट, अलॉन, ये पूरी लिस्ट है। इस तरह के प्रोपोजिशंस आप यूज़ करते होंगे अपने डेली लाइफ सेंटेंसेस में। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के ऊपर मैंने बात की थी कि प्रीपोजिशन आपको टाइम के बारे में बता सकता है, लोकेशन के बारे में बता सकता है, यानी इस तरह के डिफरेंट तरीके से रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। अगर प्रीपोजिशन उस टाइम के बारे में होता है तो वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा, यानी रिलेशन ऑफ टाइम को एक्सप्लोर करें उस नाउन का या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। ये जो है इन, एट, ऑन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक्ड अबाउट प्रिसाइज टाइम की आप बात करते होंगे तो आप एट का वर्ड यूज़ करेंगे, एट 3 o'clock, एट नून, एट सनसेट। और जब आप मंथ्स, ईयर्स या सेंचुरीज या लॉन्ग पीरियड्स की बात करते होंगे तो उनके साथ इन लगा देंगे, इन मई, इन विंटर, इन 1990 एक्सेट्रा। ऑन, बिफोर, डेज या डेट्स के साथ ऑन लगा देते हैं, ऑन 6 मार्च, ऑन संडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, कुछ प्रपोजिशंस ऐसे होंगे जो कि मूवमेंट या डायरेक्शन की बात करते होंगे कि कोई चीज़ किस डायरेक्शन में है, या किसी नाउन या दूसरे वर्ड्स का ताल्लुक उनके डायरेक्शन के बेस पे बताएगा तो वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप जो है वर्ड्स यूज़ करते हैं अवे, यानी हिज हाउस इज़ अवे फ्रॉम द हिल या अवे फ्रॉम द सिटी। सो इस तरह के फ्रॉम, अप, डाउन, ऑफ, इस तरह के प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस जो कि लोकेशन या पोजीशन या प्लेस के बारे में बताते हो, सो इस तरह के भी प्रीपोजिशन से। कुछ प्रीपोजिशन जो कि पोजीशन को शो करते हैं वो है G8, यानी एट द बैक ऑफ, एट द बॉटम, एट द टॉप, बिहाइंड, बिटवीन, इस तरह के प्रीपोजिशन जो कि पोजीशन
की बात करते हो, लोकेशन की बात करते हो कि कोई चीज़ कहाँ पे है, क्या इन द कॉर्नर, क्या अंदर है, ऑन आउटसाइड है, लेफ्ट साइड पे है, अलोन है बी साइड है, एक्सेट्रा। अगला पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। ये सेंटेंसेस, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स इनको कहेंगे। सो जब भी हमने फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस को आपस में मिलाने हो, हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट उनकी डिवीज़न की गई है कि क्या ये कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाता है या डिपेंडेंट क्लॉजेस को, या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में मिलाता है। उसके बेस पे ये कंजंक्शन की डिवीज़न या टाइप्स की गई है कि आपका बेसिकली 3 टाइप्स है: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो कि 7 है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में फैन बॉयज़ कहा जाता है: फॉर एंड, नॉट, बट और येट और सो, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके एग्ज़ाम्पल के साथ यहाँ पे किया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर रीज़न के लिए यूज़ होगा शी स्टेड होम फॉर शी वाज फीलिंग इल। एंड जो है सिमिलर आइडियाज़ को मिलाने के लिए यूज़ होगा। नॉर नेगेटिव, यानी दोनों केसेस ना हो तो उस केस में यूज़ होगा ही डजंट लाइक कॉफ़ी नॉर डज ही ड्रिंक टी। ना उसको कॉफ़ी पसंद है ना टी पसंद है। बट कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंट अपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को मिलाने के लिए यूज़ होगा। और अल्टरनेटिव या चॉइस या ऑप्शन हो तो उस केस में यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, आई विल गो शॉपिंग और आई विल गो कैंपिंग, या तो शॉपिंग जाऊंगा या कैंपिंग जाऊंगा। अल्टरनेटिव यानी वन चॉइस। येट भी कंट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, यानी डिस्पाइट दैट उस सेंस में। ही इज़ स्मार्ट येट फिर भी ही मेक्स सिली मिस्टेक्स। सो कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज़ होता है, रिजल्ट के लिए यूज़ होता है। इट वॉज रेनिंग सो फिर क्या हुआ, सो माई क्लोथ्स गेट, इसीलिए तो मेरे कपड़े गीले हो गए। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हमने ये कहा था कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिलाने के लिए यूज़ होगा। सो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत सारे हैं, इनका कोई इस तरह का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। अगर आप फिर भी याद करना चाहते हो कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को, तो उसके लिए आप अवॉइड बस का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑल्दो, व्हेनेवर, हाउएवर, इफ़, दो, इवन इफ़, बिकॉज, अनलेस, सिंस, इस तरह के कंजंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सो कोरिलेटिव कंजंक्शन तीसरी कैटेगरी, जो कि ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा पेयर में आते हो, साथ में आते हो। जैसा कि आपने देखा होगा बोथ एंड हमेशा साथ में आते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। द कंपनी डील्स इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आइदर और भी हमेशा साथ में आता है। आई विल ईट आइदर कैरेट्स और पीस फॉर डिनर। नाइदर नॉर भी हमेशा साथ में आता है। नटाली लाइक्स नाइदर मिल्क नॉर क्रीम। और भी बहुत सारे हैं उनके अलावा जो हमेशा पेयर में आते हैं, जैसा कि नो सूनर देन, सच दैट, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह के कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अगला पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास इंटरजेक्शंस का है। ये हमने डिस्कस किया हुआ था जब हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात कर रहे थे तब। सो इंटरजेक्शन का यूज़ भी यही है कि जब हमने एक्सप्रेस करना हो अपने फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स, इमोशंस को, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हुए हम सेंटेंसेस बनाते हैं, तो ये इंटरजेक्शन कहलाएगा। सो दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। हुर्रा, वी वॉन द मैच। ये आपके इमोशंस, अच्छे वाले इमोशंस, खुशी वाले या सैड वाले इमोशंस भी हो सकते हैं। आउच, दैट्स रियली हर्ट, या सरप्राइज वाले इमोशंस भी हो सकते हैं। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल ड्रेस, इस तरह के। वाह, बहुत सारे आपके पास है, ये पूरी लिस्ट है जो कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है या इंटरजेक्शन से। अल्लाह, सैड के लिए यूज़ होता है। हुर्रा, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए। ओ डियर है। आउच, यानी दर्द होता। दैट्स ग्रेट, वाव, सरप्राइज के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।